नमस्कार दोस्तों, भारती भवन 2.9 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज 2 जो कि आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आज हम करने वाले हैं 100 प्रश्नों का सेट, जिसमें 100 प्रश्नों के सेट में हर प्रश्नों को सिलेबस के अनुसार इसमें लगाया गया है, जिसमें बता दें कि करंट अफेयर से लेके इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र के भी प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो चलिए चलते हैं हम प्रश्नों की तरफ। देखिए, प्रश्न संख्या 1 है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा तैयार किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कस्तूरी रंगन के समिति के द्वारा। दोस्तों इन प्रश्नों में हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्योंकि इन प्रश्नों का सेट का उद्देश्य ये है कि हमने कितने तैयारी की है, सिर्फ उसकी जांच करना है। चलिए चलते हैं हम प्रश्न संख्या 2 की तरफ। नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने की अधिसूचना किस तिथि को जारी की गई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10 जनवरी 2020 को। प्रश्न संख्या 3 है, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS को किस वर्ष की अधिकतम आयु सीमा तक सेवा देने के लिए नियमों में संशोधन किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 65 वर्ष। प्रश्न संख्या 4 है, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग से किस वन प्रजाति की आधी आबादी समाप्त होने का मीडिया में दावा किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोआला। प्रश्न संख्या 5 है, हाल ही में एकातेरिनी सकेला रोपोउजो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूनान अर्थात ग्रीस के देश की। अन्य पिछड़ा वर्ग के वर्गीकरण के लिए गठित पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल 6 माह बढ़ाकर कब तक के लिए विस्तारित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 31 जुलाई 2020 तक। प्रश्न संख्या 7 है, ब्रिटिश संस्थान द इकोनॉमिक्स ग्रुप की इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की ओर से जारी लोकतंत्र सूचना 2019 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 51वां स्थान दिया गया है। प्रश्न संख्या 8 है, 71वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि रहे जियर मेसियास बोल्सोनारो किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्राजील देश के राष्ट्रपति हैं। प्रश्न संख्या 9 है, हाल ही में इसरो द्वारा दी गई घोषणा के अनुसार किस वर्ष तक भारत अंतरिक्ष में अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करेगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2030 तक। प्रश्न संख्या 10 है, कोरोना वायरस का प्रसार किस देश में सबसे पहले हुआ? तो हम सभी जानते हैं कि चीन देश में हुआ, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चीन। कौन व्यक्ति 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वीरेंद्र कुमार। प्रश्न संख्या 12 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यानी कि इंटरनेशनल योगा डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 21 जून को। प्रश्न संख्या 13 है, भारतीय जनता पार्टी के 11वें राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर किसे हाल में चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जगत प्रकाश नड्डा को। प्रश्न संख्या 14 है,
निम्नलिखित किस हाई कोर्ट में जस्टिस क्लॉक लगाने का प्रस्ताव हाल ही में किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोलकाता हाई कोर्ट में। प्रश्न संख्या 15 है, रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार अब कितने प्रतिशत पदों पर महिलाओं की भर्ती होगी? ऑप्शन ए दिया गया है 20%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 45%, ऑप्शन डी 70%। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 50%। प्रश्न संख्या 16 है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। प्रश्न संख्या 17 है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला गया था, कौन सा अखबार था? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केसरी को निकाला गया था। प्रश्न संख्या 18 है, त्रिपुरा संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजेंद्र प्रसाद को। इससे संबंधी हम कुछ और जानकारी दे दें कि त्रिपुरा संकट 1939 में हुआ था और सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित कर 1939 में त्रिपुरा कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। चलिए प्रश्न संख्या 19 है, आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह की अध्यक्षता में आज़ाद हिंद फौज की प्रथम डिवीज़न का गठन किया गया था और आज़ाद हिंद फौज के प्रेरणादायक और संगठनकर्ता रास बिहारी बोस थे। प्रश्न संख्या 20 है कि विधवा पुनः विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड कैनिंग के द्वारा में। 1856 में विधवा पुनः विवाह एक्ट लाया गया और 1856 में ही विधवा पुनः विवाह एक्ट ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से लाया गया था। प्रश्न संख्या 21 है कि 1922 में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हजरत मोहानी। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव 1929 ईस्वी में पारित किया गया था और 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। प्रश्न संख्या 22 है कि देखिए मैथ का कोई प्रश्न है तो इसको हम स्किप करेंगे, वैसे हमने यहाँ पे हल कर रखा है लेकिन फिर भी इसको हम स्किप करते हैं। प्रश्न संख्या 23 है कि कर्म का सिद्धांत क्या है? कर्म का सिद्धांत जो है किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मीमांसा से। इससे जुड़ी कुछ बातें बता दें कि सांख्य दर्शन के जो प्रवर्तक थे कपिल मुनि हुए और न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम महर्षि, योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि और पूर्व मीमांसा के जो प्रवर्तक हुए महर्षि जैमिनी हुए। आइए प्रश्न संख्या 24 है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही युग्म नहीं है? तो ऑप्शन ए दिया गया है पिट्स इंडिया एक्ट वारेन हेस्टिंग के काल में लाया गया, ऑप्शन बी है डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्स डलहौजी के काल में लाया गया, ऑप्शन सी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन के काल में लाया गया और ऑप्शन डी है एल्बर्ट बील जो कि रिपन के काल में लाया गया। इसमें आपको बताना है कौन सा सही नहीं मिलान है, ये बताना है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन के काल में लाया गया, ये गलत है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है 1878 में लॉर्ड लिटन के काल में लाया गया था और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका रातों रात बंगाली से अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगा। आइए प्रश्न संख्या 25 की तरफ चलते हैं। जिस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया वह कौन था?
तो यहाँ पे दास प्रथा को समाप्त करने वाले गवर्नर जनरल की बात कही जा रही है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड एलनबरो। चार्टर एक्ट 1833 में दास व्यापार पर रोक लगा दिया गया और लॉर्ड एलनबरो के काल में एक्ट 5 यानी 1843 में लाया गया था, जिसके अधीन 1844 से दास प्रथा को प्रतिबंधित किया गया। प्रश्न संख्या 26 है कि गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। प्रश्न संख्या 27 है स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि असहयोग आंदोलन के का कारण हुआ था, असफलता के कारण। प्रश्न संख्या 28 है, ये कथन वाले प्रश्न है, थोड़ा सा इसको हम ध्यान से देखेंगे। कथन ये दिया गया है कि ओजोन जैविक जीवन के लिए परमावश्यक है। कारण दिया गया है आर में कि ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है। इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है या फिर कौन सा कथन गलत है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। प्रश्न संख्या 29 है ऋतुएं क्यों होती है, ऋतुएं जो की है क्यों होती है। ऑप्शन दिया गया है ए में कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण। ऑप्शन बी है पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण। ऑप्शन सी है पृथ्वी के अक्ष के झुकाव के कारण और ऑप्शन डी है पृथ्वी के आकृति के कारण। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण जो की है ऋतुएं होती है। प्रश्न संख्या 30 है ग्रीनविच किस देश में है। ग्रीनविच किस देश में है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूएसए में स्थित है, इसलिए हम ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि यूके में स्थित है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 31 की तरफ चलते हैं। थोड़ा इसे हम संबंधित यूके ग्रीनविच से संबंधित बातों को हम समझ लेते हैं। ग्रीनविच या उत्तर 0 डिग्री देशांतर को कहा जाता है और जीएमटी यानी इसको कहते हैं लंदन के पास से गुजरती है और विश्व को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है। आइए प्रश्न संख्या 31 है कि निम्नलिखित तत्वों में कौन से भू प्रॉपर्टी में क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम मात्रा में पाए जाते हैं। अधिकतम की बात कही जा रही है और न्यूनतम मात्रा में। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑक्सीजन सबसे अधिकतम मात्रा में और मैग्नीशियम जो कि है सबसे न्यूनतम मात्रा में, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है, देखिए मैथ का है प्रश्न, इसको छोड़ेंगे, हम स्किप कर देंगे। प्रश्न संख्या 33 देखिए दादर और नागर हवेली भारत में निम्न में से किस राज्यों के बीच स्थित है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में स्थित है। इसके स्थापना की हम बात करें तो दादर एवं नागर हवेली की जो स्थापना हुई थी 11 अगस्त 1961 को स्थापित किया गया था। दादर एवं नागर हवेली के प्रमुख प्रशासक कहलाते हैं, प्रमुख जो कि होते हैं वो प्रशासक कहलाते हैं और केंद्र शासित प्रदेश के संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। पटना का स्थानीय समय क्या है। पटना का यहाँ पे स्थानीय समय पूछा जा रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारतीय मानक समय से आगे है। प्रश्न संख्या 35 देखेंगे निम्नलिखित किस खिलाड़ी को आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से नवाजा गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विराट कोहली को स्पिरिट ऑफ क्रिकेट से। प्रश्न संख्या 36 है, देखिए यहाँ पे बहुउद्देशीय परियोजना दी गई है और सूची वन में जो कि है बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं और सूची 2 में है नदियाँ दिया गया है, तो इसमें सुमिलित करना है, मिलान करना है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी हो जाएगा,
इसमें क्या कहा जा रहा है कि इडुक्की परियोजना का जो संबंध है वो पेरियार नदी से है, माता टीला का जो संबंध है वो बेतवा नदी से है, और नागार्जुन पुरस्कार का जो संबंध है, सॉरी यहाँ पे नागार्जुन सागर होना चाहिए, वो कृष्णा नदी से है, और पोचमपाद का संबंध जो कि है वो गोदावरी नदी से है। तो इसलिए आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं कि स्थानांतरणशील कृषि के संदर्भ में सत्य कथनों को पहचान करना है। कथन 1 दिया गया है, इससे भूमि की जुताई नहीं की जाती है। कथन बी है, इसमें वनों को साफ कर या जलाकर कृषि की जाती है। कथन 3 है, इसमें फसल चक्र विधि अपनाई जाती है। और कथन 4 है, इसका संबंध चारे व कृषि के लिए मौसमी प्रवास से है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 और 2। कहने का अर्थ क्या है कि कथन 1 जो है ये सही है, यानी इसमें भूमि की जुताई नहीं की जाती है, और कथन 2 जो है ये भी सही है। इसमें कहा जा रहा है कि इसमें वनों को साफ कर या जलाकर कृषि की जाती है। प्रश्न संख्या 38 है कि प्रथम रेल परिसंस्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डिगबोई, जो कि ये असम में पड़ता है। प्रश्न 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि है भारत में स्थापित किया गया। प्रश्न संख्या 40 है, काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है, तो किस क्षेत्रों की बात कही जा रही है यहाँ पे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी जगहों पर, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, इन सभी जगहों पर काली मिट्टी का क्षेत्र पाया जाता है। काली मिट्टी की अगर बात करें तो काली मिट्टी को हम दूसरे नाम से रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी में फसल की अगर बात की जाए तो इसमें ज़्यादातर कपास की खेती बहुत ही अच्छी होती है। इसका निर्माण की अगर बात करें तो ज्वालामुखी से निर्मित बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। और इसका काला रंग की अगर बात करा जाए तो टिटेनीफेरस मैग्नाइट एवं जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। ये प्रश्न संख्या 41 की तरफ चलते हैं। अम्लीय वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होती है। प्रश्न संख्या 42 है, राष्ट्रीय प्रतीक में सिंहों की संख्या कितनी है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4। राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है, और अशोक के सारनाथ स्तंभ से अशोक चक्र लिया गया है। इसमें 24 लकीरें अर्थात तिलिया की हम बात कर सकते हैं, 24 तिलिया हैं। प्रश्न संख्या 43 है, 21 दिन से संविधान सभा का अंतरिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ। तो आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 44 है, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत का राष्ट्रपति। वित्त आयोग की बात करें तो वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया था, और ये 5 वर्षों पर वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 45 है, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध करवाने के लिए वादा नहीं करती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पूजा की समानता। देखिए संविधान की प्रस्तावना की बात करें तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, और प्रस्तावना को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया।
चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 46 की तरफ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्रदान हुई है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 14, 15 तथा 16। प्रश्न संख्या 47 है, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कथन 1 दिया गया है कि संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है। कथन 2 है, राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है। कथन 3 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष समाजवाद तथा अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। और कथन 4 है कि संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद संसद अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कथन 1 और 3। कथन 1 और 3 क्या कहता है कि संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है, सही बात है। कथन 3 कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष समाजवाद तथा अखंडता शब्द जोड़ा गया था, जो कि 1976 में। आइए प्रश्न संख्या 48 की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा हो, तब क्या होगा, राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 49 है, निम्नलिखित में से कौन कौन से विषय हैं जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? कथन ए दिया गया है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। कथन 2 है, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। कथन 3 है, 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची। और कथन 4 है, किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1, 2 और 3। 1, 2, 3 में क्या कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन हो। कथन 2 जो है, संसदों में राज्यों का प्रतिनिधित्व हो। और कथन 3 जो है, 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची हो। प्रश्न संख्या 50 है, ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान की बात कही जा रही है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अल्पावधि चर्चा। ये क्या है कि अल्पावधि सूचना प्रश्न अभिलंबनीय लोक महत्व का होता था, जिन्हें साधारण प्रश्न के लिए निर्धारित 10 दिन की अवधि से कम सूचना देकर पूछा जा सकता है। प्रश्नकाल के बाद का जो 1 घंटा का समय होता है उसको शून्यकाल कहते हैं। शून्यकाल की जो होती है, शून्यकाल लोकसभा में 12 बजे से 1 बजे तक होती है तथा राज्यसभा में 11 से 12 बजे तक होती है। लोकसभा की अगर बात कही जाए शून्यकाल की, तो हम 12 बजे से 1 बजे के बीच का समय लेंगे। वही अगर राज्यसभा में अगर बात कही जाए शून्यकाल की, तो 11 बजे से लेकर 12 बजे तक का समय होता है। आइए प्रश्न संख्या 51 है। कथन का प्रश्न है, कथन ए दिया गया है कि भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक स्वरूप है। कारण दिया गया है आर में कि अनुच्छेद 352 में राज्यों के संवैधानिक तंत्र विफलता की दशा के प्रावधान है। आपको उत्तर बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए सही है परंतु आर क्या है, गलत है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान की समान विशेषता संगठनात्मक स्वरूप है और भारतीय संविधान की विशिष्ट विशेषता एकात्मक स्वरूप है। चलिए प्रश्न संख्या 52 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का दूत किसको कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह। प्रश्न संख्या 54 है,
नीति आयोग के संरचना में संबंधित सत्य कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, कथन 1 है कि गवर्निंग काउंसिल के सदस्य सभी मुख्यमंत्री केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल या प्रशासक होते हैं। कथन 2 है कि नीति आयोग के पदेन सदस्य 7 केंद्रीय मंत्री होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल 1। अर्थात 1 में क्या कहा गया है कि गवर्निंग काउंसिल के सदस्य सभी मुख्यमंत्री केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल अर्थात प्रशासक होते हैं। बात कर ले नीति आयोग से संबंधित, तो नीति आयोग में 4 पदेन मंत्री सदस्य होते हैं और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है पदेन प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग की अगर स्थापना की हम बात करें तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी, जो कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार हैं। चलिए प्रश्न संख्या 56 की तरफ चलते हैं, क्योंकि 55 में मैथ का प्रश्न दिया गया है। 56 क्या कहता है कि भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना या बढ़ावा देना है, किस लिए? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि उपयुक्त सभी नीतियों के लिए। नीति क्या क्या हो सकती है? तो निजीकरण नीति के लिए, ठीक है, ऑप्शन बी है वैश्वीकरण नीति के लिए, ठीक, और ऑप्शन डी है उदारीकरण नीति के लिए। अब देखिए इसमें निजीकरण का अर्थ क्या होता है? निजीकरण का अर्थ होता है कि सार्वजनिक क्षेत्रों का प्रबंधन एवं नियंत्रण निजी क्षेत्रों में सौंपना। और वैश्वीकरण का अर्थ हो जाता है कि वस्तुओं एवं सेवाओं का अबाध रूप से आवाजाही। और उदारीकरण का अर्थ हो जाता है कि सरकारी नियमों को कम करना और सरल बनाना। प्रश्न संख्या 57 है कि भारतीय रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय है। कथन 1 दिया गया है कि भुगतान शेष के पूंजी लेखा के संबंध में। कथन 2 है स्वर्ण में, और कथन 3 है भुगतान शेष के चालू लेखा के संबंध में। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केवल 3 इसका उत्तर हो जाएगा। 3 क्या कह रहा है कि भुगतान शेष के चालू लेखा के संबंध में। प्रश्न संख्या 58 है, सूची 1 दिया गया है और सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, मैच करना है। क्या दिया गया है? सिद्धांतकार का नाम इसमें दिया गया है या फिर खोज का नियम का, और सूची 2 में वैज्ञानिक का नाम दिया गया है, इसको मैच करना है। कथन ये ऑप्शन ए है इसमें कि विद्युत चुंबक का संबंध किससे है? देखिए विद्युत चुंबक का संबंध जो कि है फैराडे ने इसकी खोज की थी, इसलिए ए का 2 हो जाएगा। आनुवंशिकता के सिद्धांत का संबंध किससे है? तो मेंडल से हैं, जिन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। जरूरत का नियम किससे संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा सी का 4 हो जाएगा कि जरूरत का संबंध जो कि है न्यूटन के द्वारा दिया गया था। और डी जो हो जाएगा यानी कि प्राकृतिक वर्णवाद का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा डार्विन से, यानी कि डी का हो जाएगा 1। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 2, 3, 4, 1। ए का 2, बी का 3 और सी का 4 और डी का 1। चलिए प्रश्न संख्या 59 पे चलते हैं। हाल ही प्रक्षेपित दूरसंचार उपग्रह GSAT-30 निम्नलिखित किस पूर्व उपग्रह का स्थान लेने जा रहा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनसेट 4A। प्रश्न संख्या 60 है कि जब ठोस जल पूर्णतः वाष्पीकृत हो जाता है तो पात्र में सफ़ेद ठोस बचा रह जाता है। यह निम्नलिखित में से किनकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये इन सभी क्या हो सकता है? तो कथन ए दिया गया है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट के कारण, 2 है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट के कारण, और 3 है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड के कारण। तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ये सभी। प्रश्न संख्या 61 है कि कैप्सूल का आवरण किसका बना होता है? तो कैप्सूल का
आंसर जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्टार्च का बना होता है। 62 नंबर प्रश्न है कि विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एनोड पर होता है। प्रश्न संख्या 63 है एथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है? एथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि समतल त्रिकोणीय होती है। प्रश्न संख्या 64 है कि भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था कहाँ से? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बीकानेर से। प्रश्न संख्या 65 है निम्नलिखित में से कौन सा एक वह प्रोग्राम है जो उच्च स्तर भाषा को मशीन में बदलता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कंपाइलर। इसको हम संकलक या फिर कंपाइलर भी बोल सकते हैं। प्रश्न संख्या 66 है कि अधिकतम नुकसानदायक प्रदूषक कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ध्वनि तरंगों को परावर्तित यहाँ पे ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा SO2 यानी कि ऑप्शन नंबर बी अर्थात SO2। चलिए प्रश्न संख्या 66 की तरफ चलते हैं। रडार का प्रयोग किया जाता है किस लिए? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा अवस्थिति ज्ञात करने के लिए। प्रश्न संख्या 68 है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मनुष्य में प्राकृतिक रूप में नहीं होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सीसा नहीं होता है। प्रश्न संख्या 69 है कि वह रेडियो समस्थानिक जिससे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है वो कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सोडियम 24। प्रश्न संख्या 70 है एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को जिनका वेग एक समान चुंबकीय क्षेत्र से होकर ले जाया जाता है, इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन पर समान और विपरीत बल होते हैं। प्रश्न संख्या 71 है नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कुकुर खांसी टिटनेस और डिप्थीरिया के लिए। प्रश्न संख्या 72 है गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न में से किस एक गैस मिश्रण का प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि हीलियम और ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 73 है कि खानों में विस्फोटों का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मीथेन का हवा से मिलना। प्रश्न संख्या 74 है कि विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 75 है कि जब आँख में धूल जाती है तो इसका कौन सा भाग सूज जाता है या फिर कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि नेत्रश्लेमा यानी कि कंजक्टाइवा भी हम कह सकते हैं। प्रश्न संख्या 76 है कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करते हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि श्वेत रुधिर कोशिकाएं। प्रश्न संख्या 77 है कि त्वचा का रंग निर्धारित करने वाले वर्निक मेलेनिन के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? कथन ये दिया गया है कि यह एपिडर्मिस की सबसे ऊपरी बाहरी परत में पाया जाता है। कथन 2 है कि यह पराबैंगनी प्रकाश के लिए अपारदर्शक होता है। कथन 3 है यह त्वचा की आंतरिक क्षति एवं जीवाणुओं के आक्रमण को रोकने में सहायक होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 नंबर यानी कि यह
पराबैंगनिक प्रकाश के लिए अपारदर्शक होता है। प्रश्न संख्या 78 है कि वास्तविक सूर्योदय के थोड़ा पहले दृश्यमान होता है। वास्तविक सूर्योदय के पहले के थोड़ा पहले दृश्यमान होता है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वायुमंडल के अपवर्तन के कारण। प्रश्न संख्या 79 है कि निम्नलिखित संस्थानों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पहला जो विचार दिया गया है 1 नंबर की भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पे है। दूसरा कथन है अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र। तीसरा कथन है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। अब ये बताना है कि उपयुक्त संस्थानों में से कौन सा यानी कौन अहमदाबाद में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 और जो 2 है वो अहमदाबाद में स्थित है। यानी कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो कि है यह अहमदाबाद में स्थित है, और दूसरा अंतरिक्ष अनुप्रयोगशाला जो है अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र जो है ये भी अहमदाबाद में ही स्थित है। प्रश्न संख्या 80 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंकारा, जो कि एक संयुक्त राष्ट्र संघ का आप यहाँ पे खाद्य एवं कृषि संगठन का अंग नहीं है, जो कि ये हो जाएगा। बाद बाकी जितने भी हैं कथन ऑप्शन ए है, बी है, सी है, ये सभी के सभी किसके हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग है। प्रश्न संख्या 81 है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जेद्दा में स्थित है। प्रश्न संख्या 82 है भारत सदस्य नहीं है। भारत किसका सदस्य नहीं है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है, जबकि ये देशों के राष्ट्रकुल का संबंध है, सदस्य हैं। सार्क का सदस्य, नाम का सदस्य है, लेकिन एशिया प्रांत आर्थिक सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है। तीसरा प्रश्न है 83 नंबर प्रश्न है कि ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के रचयिता कौन है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 84 है कि ISRO का पूर्ण रूप क्या होता है। ISRO का पूर्ण रूप क्या होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 85 है कि विश्व खाद्य दिवस यानी कि वर्ल्ड फूड डे प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 16 अक्टूबर को। प्रश्न संख्या 86 है कि भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक का हॉकी खेलों में भाग किस वर्ष लिया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1928 में, चूँकि ये एम्स्टर्डम ओलंपिक में भाग लिया था। प्रश्न संख्या 87 है निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो ये 1965 से दिया जाता है। चलिए प्रश्न संख्या बात कर आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 88 है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा बोगनविले जंगल संग्रह किस देश से अलग होने से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पापुआ न्यू गिनी से संबंधित है। प्रश्न संख्या 89 है यहाँ पे। प्रश्न संख्या 89 है कि भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है। सूफी संप्रदाय के संस्थापक जो कि है ये ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर। प्रश्न संख्या 92 देखिएगा, इनमें से कौन परमाणु रिएक्टर है। कौन परमाणु रिएक्टर है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी देख, यानी कि कैगा, कुंडलबंड, कुंडलम, तारापुर, ये सभी क्या है? परमाणु रिएक्टर है। प्रश्न संख्या 93 है कि कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार क्या होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमीरों की तुलना में गरीब पर बहुत अधिक पड़े तब क्या होगा कि कर को प्रतिगामी कहा जाता है।
प्रश्न संख्या 94 है कि बिहार में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पटना विश्वविद्यालय की। प्रश्न संख्या 95 है कि बिहार राज्य की औद्योगिक वित्त सहायता हेतु कौन वित्तीय संस्था है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि बिहार राज्य वित्त निगम। प्रश्न संख्या 96 है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जनवरी 2020 को 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया, किस नगर में किया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बेंगलुरु में किया। प्रश्न संख्या 97 है कि पटना में स्थित राजभवन, मुख्य सचिवालय तथा उच्च न्यायालय की इमारतें किस शैली से प्रभावित हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि यूरोपीय पुनर्जागरण काल की शैली से। प्रश्न संख्या 98 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की महिला वैज्ञानिक क्रिस्टीना कोच 288 दिन अंतरिक्ष में व्यतीत कर 28 दिसंबर 2019 को अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समपदक रहने वाले महिला बन गई हैं। कथन 2 है कि मीडिया समाचारों के अनुसार क्रिस्टीना कोच 6 फरवरी 2020 को जब पृथ्वी पर वापस लौटी तो अंतरिक्ष में 328 दिन से अधिक समय का व्यतीत कर चुकी थी। कथन 3 है क्रिस्टीना कोच से पहले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 2016-17 के दौरान 288 दिनों तक रहने का रिकॉर्ड नासा की ही अंतरिक्ष यात्री पेनी विंस्टन ने बनाया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कथन सभी 3 कथन जो कि सही है, यानी कथन 1, 2, 3 यानी सभी के सभी क्या है, सही है। प्रश्न संख्या 99 है निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड SO2। प्रश्न संख्या 100 है यानी कि आखिरी प्रश्न है ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये टेस्ट सीरीज 2 यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर कर ले। धन्यवाद।